485 की बुक, जो यूनिवर्सिटी की बुक है ना, उसकी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थी, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रही थी कि एक दफा उसको हम देख लेते हैं और फिर हम जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो वो बुक अपलोड कर रही थी लेकिन वो हो नहीं रही थी क्योंकि उसका साइज बड़ा था, ठीक है, इस वजह से। तो वो फिर मैंने, उसमें फिर एरर आ गया, फिर मैं दोबारा से लॉग इन हुई हूँ ताकि, क्योंकि फिर कोई और प्रेजेंटेशन भी जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है, इस वजह से जो है वो इसमें टाइम लग रहा था, 10-15 मिनट लग गए। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है। और ये जो है वो तकरीबन 2 यूनिट हैं, ठीक है, लेकिन इनको इकट्ठा ही जो है हमने मर्ज किया हुआ है और हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी वही बात है कि आपको जो है वो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा, और बाकी ये है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो पब्लिक चैट ना करें, ठीक है। और जिन बच्चों के मेरे पास हैं क्या कहते हैं, ईमेल आईडी है, मुझे अभी 1-2 दिन बिजी हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं वो ये जो बुक है, वैसे वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी 4485 में, अगर नहीं मिलती है तो मैं आपको जो है वो ईमेल में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये इसी कोर्स की आपकी यूनिवर्सिटी ने किताब जो है वो डेवलप की है 4485 की, तो वो मैं आपको जो है वो ईमेल में सेंड कर दूंगी, वो फिर आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर भी अपलोड कर रही थी लेकिन साइज बड़े होने की वजह से वो नहीं हो सकी। अच्छा, और मैसेजेस नहीं करें एक दूसरे को पब्लिक चैट में, अदरवाइज मैं फिर आपको क्लास से निकाल दूंगी, ठीक है, और फिर उससे आपकी अटेंडेंस का हर्ज होगा। अच्छा, आ जाते हैं हम लेक्चर की तरफ। अब हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ जो हैं वो नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो हमारे पास फिनोमेना होते हैं जिनमें के वो एक दूसरे से क्या होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि जो रिग्रेशन है वो उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड में जो है वो आपको कंटेंट्स बताए हुए थे कि इसमें हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है इन दोनों में, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगी रिग्रेशन की लाइंस, हम कैसे बनाते हैं, कोरिलेशन का क्या हमारे पास मीनिंग है, कितनी टाइप्स होती हैं कोरिलेशन की, और कोरिलेशन को हम कैसे जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को, और उसको इंटरप्रिटेशन उसकी कैसे करते हैं। यानी आपके पास कोई मैयर आ गया है, आपने जो भी आप कैलकुलेट किया है, बेशक हमने अभी तक जो मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े हैं, मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं, इनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इनका कोई ना कोई मकसद था। तो जब इसका आंसर आ जाता है तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको करनी आनी चाहिए कि अगर वेरिएंस का आंसर फॉर एग्जाम्पल 15 आया तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। आंसर अगर 5.2 आया है, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या बता रहा है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका आंसर आ जाता है, जो भी आप मैयर कैलकुलेट करते हैं, तो उसको आप कैसे जो है वो देखते हैं कि वो आपके पास जो है वो आपको क्या बता रहा है आपके डाटा के बारे में, क्योंकि आपने ये सारी चीजें कहाँ से कैलकुलेट करनी है, डाटा से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो है वो हमारा क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास क्या होता है और किसके इक्वल होता है, ठीक है।
अच्छा, तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, कि रिग्रेशन का हमारे पास मतलब क्या है और रिग्रेशन से हम जो है वो क्या मुराद लेते हैं। ठीक है, अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस इज वेरी पावरफुल टूल इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल when those variables are related to each other। ठीक है, बेसिकली रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स का डाटा होता है, लेट सपोज एक्स और वाई, और उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वो एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और उस रिलेशनशिप को जो हम मेजर करते हैं या उनका जो उनको उस रिलेशनशिप को जो एनालाइज करते हैं वो हम रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उन दोनों वेरिएबल्स के डाटा पे रिग्रेशन लाइन को फिट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है आपके पास, उसमें आपके पास जो एक वेरिएबल होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है और एक आपके पास डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं और एक वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट होता है और एक आपके पास डिपेंडेंट होता है, और आपने उन दोनों को के डाटा को यूज करते हुए आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना होता है। अब करते हम कैसे हैं और हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन कैसे होती है वो फिर हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये क्या बता रहा है नेक्स्ट में, ये बेसिकली उसकी जो है वो डिफरेंट, आप ये समझ लें, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कि आपके पास अभी वैसे आप लोगों का जो केस है, जो आप लोगों के लेवल पे आप लोगों ने स्टडी कर रहा है वो जस्ट टू वेरिएबल्स का है, यानी वन इज इंडिपेंडेंट एंड द अदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ऐसा मैथमेटिकल मेजर होता है जो उनके एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उनका जो रिलेशनशिप होगा उसको मेजर करेगा हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, लेकिन आपके केस में या जो आप लोगों ने करना है वो जस्ट टू वेरिएबल्स का करना है। ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा भी होता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड इन प्रिडिक्शन ऑफ अ वैल्यू। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा रिग्रेशन हम जब यूज करते हैं तो उसमें जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की बेस पर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो वीट गंदम है। ठीक है, और उसके और आपको जो है वो उसके साथ किसकी प्रोडक्शन उसने दी हुई है, फर्टिलाइजर की दी हुई है। ठीक है, कि क्या फर्टिलाइजर का और वीट की प्रोडक्शन का आपस में कोई ताल्लुक है कि नहीं है। ठीक है, या फिर इस तरह से कर ले कि दो वेरिएबल्स हम लेते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स हम कौन से लेते हैं, एक वेरिएबल में ले लेती हूँ स्टडी आवर्स, ठीक है, और एक ले लेती हूँ उस बच्चे के जो है वो मार्क्स। ठीक है, अब स्टडी आवर्स और मार्क्स का क्या ताल्लुक है आपस में, इन दोनों में कोई रिग्रेशन रन की जा सकती है? की जा सकती है ना। जो बच्चा जितने ज्यादा स्टडी आवर्स मतलब उसके होंगे उसके चांसेस भी ज्यादा होंगे, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मार्क्स अच्छे लेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक और अगर मेजर देखा जाए तो वो ये भी है आपके पास कि आप लोग जो है जैसे किसी भी चीज की प्राइस है और उसकी डिमांड है, तो जो प्राइस और डिमांड का भी आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो उस चीज की प्राइस से जो है हम डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी डिमांड कितनी होगी। आपको पता है जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है अगर बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन फिर भी उस पर अफेक्ट होता है, डिमांड कम होती है प्राइस के इंक्रीज करने से। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो इंटर लेवल पे तो उनको इस चीज का कॉन्सेप्ट होगा कि जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का। तो अगर हम इन दोनों में भी रिग्रेशन रन करते हैं, इन दोनों का डाटा लेके प्राइस का भी एक ही चीज का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं एक्स, ले लेते हैं एक्स की प्राइस ले लेते हैं और डिमांड ले लेते हैं, तो जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड पर वो अफेक्ट करेगी, डिमांड को डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इन दोनों का डाटा है और इनमें अगर हम रिग्रेशन रन करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है, डिमांड कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और प्राइस हमारी क्या, हम उसको ले लेंगे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, की जो प्राइस है वो डिटरमिन करेगी कि हमारी डिमांड जो है वो उससे कितना अफेक्ट होगी। तो इस चीज को हम जो है वो रिग्रेशन में मेजर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, उनसे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पहले इसने थोड़ी सी थ्योरी बताई हुई है, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। रिग्रेशन एनालिसिस अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, मोस्टली वैसे पेपर में आ जाता है डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन।
तो रिग्रेशन के एडवांटेजेस अगर हम देखें क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि रिग्रेशन हमें क्या देती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्राइस का और डिमांड का फंक्शन है, तो जो डिमांड है, डिमांड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसकी बेस पर, प्राइस की बेस पर। ठीक है, यानी प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि उसमें उतार चढ़ाव या उसकी वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से वो अज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से जब आपके पास जो रिग्रेशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इट प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, की ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका एस्टिमेट ये हमें जो है वो बताएगी किसकी बेसिस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पर। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जो नोट्स का कह रहे हैं मैसेज करके मुझे प्राइवेट में, नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, सिर्फ 3-4 दिन में बिजी हूँ, तो फिर मैं जो है मैं आपको बुक भी भेज दूंगी ईमेल पे, और नोट्स भी जो जो मेरे पास है मैं आपको भेज दूंगी। आप लोग आपस में बस एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए अभी जो है वो सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें, इस पे ना करें कि हमें ये भेज दीजिएगा। ठीक है, वो मैंने आपको एक दफा कहा हुआ है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस आल्सो हेल्प्स टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ द एरर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज अ बेसिस फॉर एस्टिमेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो आपकी इस चीज में भी हेल्प करता है कि जो उन दोनों की एस्टिमेशन में जो एरर आ रहा है, ठीक है, उसको भी फाइंड आउट करने में। ठीक, थर्ड है, रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और कोरिलेशन। अब वो कह रहा है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, रिग्रेशन हमेशा उन्हीं दो वेरिएबल्स में फाइंड आउट की जाएगी, उन्हीं में रिग्रेशन लाइन फिट की जाएगी जिनमें कोई ताल्लुक होगा। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स को कंपेयर कर दें किसके साथ, के कंजम्पशन ऑफ बनानास के साथ। ठीक है, अब इन दो वेरिएबल्स का कोई ताल्लुक है, यानी कि जो डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स हैं किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी में जितने लोग डेथ उनकी हो रही है, अगर उसका डाटा है हमारे पास और हम उसको कंजम्पशन ऑफ बनानास के साथ जो है वो उसकी रिग्रेशन करें, तो क्या इन दोनों वेरिएबल्स का मतलब एक जो है वो डेथ्स हो रही है और एक जो है वो बनाना की कंजम्पशन हो रही है, कि कितने ज्यादा जो है वो बनानास लोग खा रहे हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई इस तरह से ताल्लुक आपको लगता है कि इन दोनों में हम रिग्रेशन फाइंड आउट करें? नहीं, ये जो है इस तरह की जो रिग्रेशन होती है नॉनसेंस रिग्रेशन होती है। ये किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से इन दोनों में रिलेशनशिप तो आ सकता है, लेकिन ये कौन सी कहलाएगी, नॉनसेंस रिग्रेशन कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों में जो जाहिर ताल्लुक नहीं लग रहा। किस वजह से इन दोनों की कोरिलेशन इनका ज्यादा आ सकता है, या इनमें रिग्रेशन फिट की जाए तो हमारे एस्टिमेट्स या हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो ज्यादा आए, वो इस वजह से कि उस शहर की आबादी ज्यादा होगी। अगर उस शहर की आबादी ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स लोग जो है वो बनानास की कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, और उसकी आबादी ज्यादा होने की वजह से ही उसकी जो नंबर ऑफ डेथ्स है उसका डाटा भी आपके पास ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो ताल्लुक होता है वो हमें लग रहा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशनशिप पाया जा रहा है, लेकिन वो किसी तीसरे हिडन वेरिएबल की वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, regression line is the line which gives the best estimate of one variable from the value of the any other variable. ठीक है, the regression line gives the average relationship between the two variables in a mathematical form. ठीक, ये आपके पास जो है वो इसने इनकी डेफिनेशन दी हुई। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन हमारे पास होती क्या है? ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ये देखें, ये बेसिकली आपके पास दो लाइंस होंगी, एक है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये गौर से आप देख लें, और बल्कि साथ अपने कॉपी पेंसिल पे साथ साथ लिख भी लिए कि जब आपके पास लाइन होगी एक्स ऑन वाई तो ये उसकी फॉर्म बनेगी। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास कौन सा वाला बनेगा, वो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, इसमें आपके पास जो यहाँ पर वेरिएबल होगा, जो इधर वेरिएबल लिखा हुआ होगा, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कौन सा होगा, जो इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा होगा, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास जो मैंने हाईलाइट की है बॉक्स में, ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है, ये आपने फाइंड आउट कर रही है। इसमें फाइंड क्या करना है, एक्स का डाटा आपको
गिवन होगा, आपको y का डाटा गिवन होगा, ठीक है। आपने a और b फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। a आपके पास क्या है, 7, आप देखें इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखी हुई है। a आपके पास जो है वो x इंटरसेप्ट है, ठीक है। b आपके पास क्या है, b आपके पास स्लोप है लाइन का। d आपके पास, x आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल, हमेशा याद रखना है कि जो भी वेरिएबल इस तरफ लिखा हुआ है आपके पास, यानी आपके पास जब वो कहेगा ना रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड आउट करो, ठीक है, यानी जब उसने लिखा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हमारे पास जो भी इक्वेशन है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास 2 तरह की इक्वेशंस होंगी, ठीक है? 2 तरह की, किस तरह की इक्वेशंस होंगी आपके पास, कि एक आपके पास होगी x ऑन y और एक आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन होगी y ऑन x, ठीक है? तो दोनों को आपने जो है वो गौर से यहाँ पर देखना है, ठीक है? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y की, तो इसमें जो x पहले लिखा हुआ है x ऑन y, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होगा। तो इसमें ये जो x इस तरफ से लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पर, इट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर ये जो y होगा ये यहाँ पर ट्रीट होगा एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। साथ इनकी इसने जो है वो इंटरप्रिटेशन भी की हुई है, बताया भी हुआ है आपको कि a इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, ठीक है, स्लोप है। इसको स्लोप भी कहते हैं और स्लोप के अलावा इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं b को, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ गई, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है। और इसका आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इसको करेंगे, और साथ जो है इन्होंने ये सारा बताया हुआ है कि क्या क्या चीज आपके पास क्या क्या है, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पर अब रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, इंटरचेंज होंगे। लास्ट में अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था एक्स ऑन वाई, तो उसमें एक्स इस तरफ था यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ था एक्स। लेकिन यहाँ पर जब वाई ऑन एक्स होगा तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपका ए जो है वो इंटरसेप्ट होगा, बी आपका स्लोप होगा, इसके अलावा आप इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं बी को, ठीक है। और इसका फार्मूला होगा, वो फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और y यहाँ पर क्या है, एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इज इक्वल टू के इस तरफ जो सेपरेट अकेला वेरिएबल है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो b के साथ होगा ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 तरह की रिग्रेशन लाइंस हैं और यही आपको फाइंड आउट करने के लिए आएंगी, ठीक है। अब हम इसके फार्मूला, जो फार्मूलाज हैं उन पर चलते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो है वो डिफरेंट फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। जो इनमें सिंपल वाला आपके पास है, यानी आपके पास अगर रिग्रेशन लाइन इस तरह से है, y इज इक्वल टू y ऑन x है, ये जो ऊपर बॉक्स के अंदर फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, ये आपके कौन से वाले फॉर्मूले हैं, ये आपके जब आपकी लाइन होगी y ऑन x के, ठीक है। जब आपके लाइन होगी y ऑन x, तो तब आप जो है वो इसको यूज करेंगे,
ठीक है। ये जो ए वाला फार्मूला है ना, ये आपको ए वाला जो नजर आ रहा है, इसकी जगह आप ये जो नीचे लास्ट में दिया हुआ है ये आप यूज कर लो, ये वही बन जाता है, यानी ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये बी के सबस्क्रिप्ट में ये जो वाई ऑन एक्स आपको नजर आ रहा है ना, एक मिनट, ये जो बी के सबस्क्रिप्ट में आपको वाई ऑन एक्स नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये कौन सी रिग्रेशन का कोफिशिएंट है, वाई ऑन एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x का। ठीक है, तो ये आपके पास जो फार्मूले हैं ये सारे के सारे आपने याद करने हैं और ये हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट में भी इसने ये फार्मूला लिखा हुआ है कि फॉर्मूला क्या है, कि अगर आपने लाइन फाइंड आउट करनी है, ये कौन सी वाली है, y ऑन x के लिए। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए, नोट कर लें बल्कि आप अभी, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब साथ साथ करेंगे ना, ये अब आप सबको नजर आ जाएगा, मैंने इसको जूम कर दिया है। ये बेसिकली किस पर है, ये है आपका y ऑन x के लिए। ठीक है, ये आपका है y ऑन x। ठीक है, ये फॉर्मूले कब यूज होंगे, जब आपने इसको करना होगा y ऑन x के लिए। ठीक है, ये दोनों लिख लें कि b का ये फॉर्मूला लगाएंगे, a का ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपको कि ये जो बेसिकली फार्मूला है आपके पास, ये कौन सा है, व्हेन यू हैव रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, b का ये यूज होगा और a का ये यूज होगा, ये सिंपल फार्मूला है, ये आप लोग आराम से याद भी कर लोगे और a और b आसानी से इससे फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है वो आप इनको नोट कर लो। ठीक है, सबने नोट कर लिए। अब जो है, क्योंकि हम इनको आगे देखेंगे कि हम इनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, अब हम इनकी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ही जूम हो गया, बहुत आसान है ये, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये अब आप सबको डाटा नजर आ रहा है, ये इतना सा। ठीक है, ये देखें, ये x और y का, x की वैल्यूज क्या है, छोटी छोटी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यूज है 2 5 3 8 7। ठीक है, अब इसने जो है यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशंस यूज किए, लेकिन ये यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अभी जो मैंने पीछे फार्मूला नोट करवाया है, जल्दी से उसमें वैल्यूज पुट करें। ये इसने निकाली हुई है, यहाँ पर सबको नजर आ रही है ना, सारी वैल्यूज उसने टेबल से निकाली हुई है, यानी उसने एक्स वाई का कॉलम बनाया है। एक्स वाई का कॉलम कैसे आएगा, पहले मैं बता देती हूँ।
एक्स और वाई की हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने से। ये देखिए 2 1 जार 2 आ गया, फिर 2 5 जार 10 आ गया, फिर 3 3 जार 9 आ गया। यानी ये जो एक्स वाई का कॉलम है ये कैसे बनेगा, फिर इसका सम कर लिया समेशन एक्स वाई, वो 88 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का भी कर लिया। अब जो लास्ट स्लाइड में फार्मूले थे उनमें आपने पुट करना है और ए और बी की वैल्यू निकाल के मुझे जल्दी से बताएं, क्या ए और बी की वैल्यू वही आ रही है जो यहाँ पर लिखी हुई है? जल्दी से बताएं। पुट करें, अभी अभी पुट करें, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से। ये नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, बेसिकली ये आपके पास जो है वो ए और बी का आंसर आना चाहिए। पहले समेशन एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 15। समेशन वाई की जगह क्या पुट करोगे? 25। समेशन एक्स वाई की जगह क्या पुट करोगे? 88। समेशन एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे? 55। और फिर आप इसमें यहां पर बी और ए, ये जो पीछे फार्मूला दिया है ना, इसमें पुट कर रहे हैं। जल्दी से पुट करें और देखें कि क्या वही वैल्यू आ रही है। जी जी बताइए। जी, एन की जगह आपने पुट करना है टोटल नंबर। ठीक है, यानी
टोटल कितनी वैल्यूज है एक्स और वाई की? 5 है, तो n5 आ जाएगा। जी मैं आपको इसलिए टाइम दिया हुआ है, मुझे जल्दी से बताएं कि पुट करके आपका यही आंसर आ रहा है, ए का 1.1 और बी का 1.3। पहले लेक्चर से मैं आपको कह रही हूँ कि अपने पास कैलकुलेटर रखा करें, और पता नहीं आप फिर कैसे लेक्चर ले रहे होते हैं। ये इस तरह से आप लोग नहीं पढ़ सकते जो आप लोगों ने तरीकाकार अपनाया हुआ है। एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट इस तरह से नहीं आप कर सकते कि आप जस्ट बैठ के इसी तरीके से जो है ना बस लॉग इन होके इधर उधर फिरते रहें। ए की वैल्यू 1.1 आनी चाहिए, ए की वैल्यू 1.1 आनी चाहिए, और बी की वैल्यू जो है वो आपकी 1.3 आनी चाहिए। ठीक है। और जहां तक ये आप लोग क्लासेस की बात है, तो क्लासेस का ये है कि ये यहाँ पर अब जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं, बेशक क्योंकि नेट का इशू होता ही है, हो जाता है नेट का इशू भी, वो है, लेकिन उसके अलावा भी आप दोबारा से लॉग इन हो जाएं। ठीक है, मतलब अब मेरा मैं हो कल लॉगिन अब लेट से नहीं हो रहा था, कल लॉगिन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन 2-3 दफा ट्राई किया, 10-15 मिनट बाद लॉगिन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का भी ये है कि ये इसका जो है वो खुदकार सिस्टम है, आईसीटी वाले इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन स्टूडेंट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, और कितनी आपकी वो है। ठीक है, तो मैं जो है वो अटेंडेंस मतलब हम खुद नहीं लगाते हैं। ठीक है, कि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं कहूँ कि नहीं कोई भी स्टूडेंट है उसकी मैं 6 क्लासेस की लगा दूं अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के लिए जो है वो खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जो है वो आप जब लॉग इन करते हैं क्लास में आते हैं तो वो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस आपकी लग जाती है। ठीक है, अब ये इसका नहीं है कि सिर्फ लॉग इन हो के 5 मिनट रुके और उसके बाद लॉग आउट हो गए, इसका मुझे कुछ नहीं पता। उसमें जाहिर बात होता होगा कि ये स्टूडेंट कितने टाइम लॉग इन रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अपना वो वहां पर देखें जो एलएमएस का है ऑनलाइन वर्कशॉप का, वहां पर नाम के आगे आ रहा होता है कि ये एक्टिव यूजर है और ये कितने घंटे पहले तक लॉग इन रहा है, टाइम आ रहा होता है। किसी ने देखा कि नहीं देखा? तो इसलिए ये जो है इसमें अटेंडेंस मतलब कोई मेरे मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसमें जो आपकी अटेंडेंस का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, यानी आप लोग लॉगिन होते हैं, आप कितना टाइम लॉगिन रहते हैं क्लास में, अगर नेटवर्क के मसले की वजह से हो भी गया आप दोबारा से वो करें। ठीक है, सिस्टम में वो जो चीज है वो वहां पर आपकी वो डेटाबेस में मौजूद होती है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको ये एक्स वाई का डाटा है और इसमें सारी चीजें कैलकुलेट थी। मैं इसलिए कह रही थी कि आप लोग अगर एक दफा ए और बी का जो फॉर्मूला था प्रीवियस स्लाइड में उसमें पुट करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वो आप में से 2-3 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी जो है वो सोए पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो नुकसान जो है वो आपका ही है। अच्छा, यहाँ अब इसी तरह से नेक्स्ट भी जो है वो एग्जाम्पल है। इसमें भी आपको क्या गिवन है? एक्स वाई की फॉर्म में आपको डाटा गिवन है। ठीक है, और इसमें इसने क्या किया हुआ है? एक मिनट, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर भी उसने क्या किया है कि उसने सिंपल
दोनों तरीकों से, क्योंकि इसके जो बी के फॉर्मूले हैं वो भी डिफरेंट हैं। ठीक है, आपको मैंने सबसे सिंपल वाला जो पीछे स्लाइड में कहा था कि इसको लिख लें और इस पे अभी पुट करके देखें कि सबसे सिंपलेस्ट है ए और बी का फॉर्मूला। ठीक है, और ये किस केस में था, जब y ऑन x होगी, x ऑन y होगा तो फिर इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। क्या होगा, डिनोमिनेटर में चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल देखें एक, ये इसने जो है वो पूरा फाइंड आउट करके बताया हुआ है कि कैसे आप जो है ए और बी फाइंड आउट करेंगे और फिर आपकी इक्वेशन जो y ऑन x है। बेसिकली ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका है y ऑन x का। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये जो एग्जांपल आपको दी हुई है, इट इज फॉर y ऑन x। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देख कर बताना है कि इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो है ये कौन सी वाली है आपकी, इट इज योर y ऑन x। ठीक है, जब y ऑन x पे आपको गिवन होगी, आपने लाइन फाइंड आउट करनी होगी y ऑन x, तो आप क्या करेंगे, आपको x और y गिवन होगा तो आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। दो कॉलम कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा और उसके साथ आपको एक्स वाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब इसमें जो है वो आपने क्या करना है, अच्छा मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको, आपके पास x और y का डाटा है, आपने इन x और y के डाटा को यूज करते हुए अब आप देखें कि आपने क्या करना है, आपने रिग्रेशन लाइन y ऑन x कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको x स्क्वायर और x y का कॉलम बनाना पड़ेगा। x स्क्वायर का कॉलम कैसे आएगा कि x की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, कैलकुलेटर से स्क्वायर लेना सबको आता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 3s आर 9, 4 4s आर 16, 5 5s आर 25, इस तरह से करके हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और फिर आपने एक्स वाई फाइंड आउट करना है। एक्स वाई का मतलब ये है कि आपने एक्स और वाई के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी जो एंट्रीज है उनको एक दूसरे के साथ आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा, एक्स वाई की बात कर रही हूँ। ठीक है, और फिर 4 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 4, फिर 5 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 10। इस तरह करके आपने एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का कॉलम कर लिया। ठीक है, और फिर उनको इन सब कॉलम्स का क्या कर लोगे, सम कर लोगे। समेशन एक्स का मतलब ये है कि एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 33। ठीक है, अभी जिस चीज के पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर पे साथ साथ करके देखता जाए कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 समेशन एक्स 33 कैसे आएगा कि एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड करने से, सम अप करने से। ठीक है, सिमिलरली वाई का सम जो है वो करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप जो है वो इस तरीके से ये सारे के सारे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और चीज चाहिए होती है कि हमारे पास n क्या है। ठीक है, यानी हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है। n बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n जो है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज के। तो यहाँ पर जो हमारे पास n है वो कितना है, यहाँ पर हमारे पास n की क्या जो है वो n किसके इक्वल है, n हमारे पास इक्वल है 6 के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या है 6 के इक्वल है। वैसे यहाँ पर इसने कैपिटल N लिखा हुआ है लेकिन ये स्मॉल n ही होता है। ठीक है, ये फार्मूले के अंदर कैपिटल N लिखा हुआ है ना, बेसिकली इट इज स्मॉल n। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, यानी x और y के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, तो ये काउंट करें जरा कितनी है x के अंदर, ये 6 ही वैल्यूज है। x की भी 6 वैल्यूज है और y की भी 6 वैल्यूज है, तो इट मीन्स के ये आपके पास क्या आ जाएंगी, ये आपके पास n आ जाएगा। ठीक,
इसी सिंपल मेथड से आप लोग सब के सब क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जहां पर भी रिग्रेशन लाइन आएगी आप यही जो है वो फार्मूला करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो 2-3 फार्मूलों की टाइप्स है वो भी आप लोग याद कर लें, यानी क्योंकि क्वेश्चन को डिफरेंट भी आ सकता है ना, 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन अगर आपको ये किसी से बाकी याद नहीं भी होते तो वो ये याद कर ले, ठीक है। इससे भी सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें एक्स और वाई का डाटा गिवन है तो वो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कोरिलेशन, ठीक है, कि हमारे पास जो कोरिलेशन है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली हमारे पास जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन क्या मेजर करता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो एसोसिएशन होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप होती है, उसको हमारे पास जो है वो कोरिलेशन मेजर करता है, ठीक है। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट measures that that helps to measure and analyze the degree of relationship between two variables, ठीक है। कि क्या मेजर करता है कि कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है which helps to measure and analyze the degree of relationship between two variables। अब दो वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मैं स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स ले रही हूँ और उनके मार्क्स ले रही हूँ तो उनका आपस में रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, कि जो बच्चा जितने ज्यादा घंटे रोज पढ़ाई को देगा उसके मार्क्स भी लिहाज से आएंगे। है ऐसा कि नहीं है? रिलेशनशिप पाया जाता है ना। ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया आपके मार्क्स का, जो आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, और एक वेरिएबल में ले रही हूँ स्टडी आवर्स का, कि मैं ये देख रही हूँ जो बच्चा जिसके 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, उसने कितने घंटे पढ़ा, ठीक है। ये डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, और एक बच्चा जिसके 50 आए उसने कितना पढ़ा। फिर मैं इन दोनों का रिलेशनशिप देखना चाह रही हूँ, तो उसको जो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगी, वो किस मैयर से करूंगी? कोरिलेशन से करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली कोरिलेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है अब मेन रिग्रेशन और कोरिलेशन में? रिग्रेशन में ये होता है कि उसमें हमें बताना पड़ता है, या हम उसमें पहले से ये चीज डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। रिग्रेशन में, यानी रिग्रेशन में जो दो वेरिएबल्स होते हैं तो उनमें से एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, और हमें पता होता है कि किसको हम डिपेंडेंट ले रहे हैं और किसको हम इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन कोरिलेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन में जो दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं वो दोनों के दोनों आपके पास जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। उसमें हम ये नहीं, हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हुए हम ये नहीं देखते कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ठीक है। वी जस्ट have to calculate the correlation coefficient or to find the strength of relationship between two variables, ठीक है, regardless their independence or dependence। यानी हम उसमें ये नहीं देखते कि वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, हम जस्ट उनका रिलेशनशिप, उनकी एसोसिएशन देखना चाहते हैं, ठीक है। जबकि रिग्रेशन में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस को पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कब पता चलेगा आपको कि दोनों वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप का अच्छा, आपस में आप लोग बातें जो है ना वो करते हैं तो तभी आप लोगों की जो है ना वो चैट में बंद करती हूँ, ठीक है। इसलिए जो है वो सिर्फ रेलिवेंट ही रहा करें, कोई लेक्चर के मुतालिक कहीं से चीज समझ नहीं आ रही है वो पूछा करें, ठीक है। क्योंकि मैं भी बार बार आप लोगों की यहाँ पर चैट सामने आ रही होती है तो वो पढ़ती हूँ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, उसमें आप लोगों ने अपनी जो है वो बातें स्टार्ट की होती हैं, तो इसलिए केयरफुल रहें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम ये देखेंगे कि कब दो वेरिएबल्स के अंदर उन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, कब उन दोनों के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अब आप ये देखिए कि अगर किसी एक वेरिएबल के बढ़ने से, किसी एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से अगर दूसरे में भी इंक्रीज होगा तो इट मीन्स के दोनों की पॉजिटिव रिलेशनशिप है,
ठीक है, या पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन पॉजिटिव रिलेशन है। अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी अगर आप लोग जो है, आप ये देखिए, आप अगर खाना ज्यादा खा रहे हो, ठीक है ना, आप जंक फूड ज्यादा ले रहे हो, तो जो ईटिंग है उससे क्या होगा, वेट बढ़ेगा ना। ठीक है, यानी ज्यादा खाने से क्या होगा, ज्यादा वेट बढ़ेगा। ठीक है, कम खाने से जो है वो वेट क्या होगा, कम होगा। तो दोनों के दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरीके से अगर आप ये इसको देखें कि अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ले लें इसकी डिमांड ऑफ फैन ले लें, ठीक है, मतलब गर्मियां हैं तो गर्मियों में क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एसी की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, या हम ये कह दें कि हमारे पास जो बिजली की कंजम्पशन, बल्कि आप इस तरह से ले लें, क्योंकि हमारे पास जितने भी जो होम अप्लायंसेस हैं वो सारे सारे किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। ठीक है, तो बिजली की कंजम्पशन या जो जिसको कहते हैं बिजली की खपत, वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है समर में, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो ये दो वेरिएबल्स हैं, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है और जो आपके पास हॉट वेदर का टेम्परेचर है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो भी दो वेरिएबल होंगे जब वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इसका जो खुलासा है वो ये है कि जब दोनों की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है तो इसका मतलब होता है कि उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर उनकी इनवर्स में हो, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए या कम होने से बढ़ जाए, वाइस वर्सा, ठीक है, यानी अगर आपके पास प्राइस में इंक्रीज हो गया है तो प्राइस में इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होगी, इट मींस कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मींस कि इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने देखें बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, स्लाइड पर देखें, टीवी टाइम इंक्रीजेस, ग्रेड्स डिक्रीजेस। ठीक है, बल्कि यहाँ पर आप लोगों के साथ जो आप स्टूडेंट्स के लिए तो लगाना चाहिए टीवी टाइम एंड सोशल मीडिया टाइम। ठीक है, यानी जो आप लोग मोबाइल मतलब जितना हम यूज करते हैं ज्यादा, उसी के लिहाज से जो ग्रेड्स हैं वो भी हमारे अफेक्ट करेंगे। है ऐसा कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो उनका हम जो है वो रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा उसको कैसे आप लोग प्रिडिक्ट करोगे कि उसका क्या मतलब है। ठीक, अच्छा, अब इसका जो है अच्छा जब हमारे पास, अब इसका फार्मूला भी हम देखेंगे, ये उससे आगे वही बताई हुई कि पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, दो तरह की होती है, और नेगेटिव कोरिलेशन होती है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास इसकी वैल्यू किसके दरमियान में होगी। जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल आर से, और इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी -1 से +1 के दरमियान। ठीक है, कहां से कहां तक लाया करेगी, -1 से +1 के दरमियान में लाया करेगी। अब आपके पास अगर आंसर एग्जैक्टली -1 होगा तो आप कहेंगे कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आंसर एग्जैक्टली आपके पास 1 होगा तो आप ये कहेंगे कि आपका आपका जो आंसर है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है द मेजर ऑफ कोरिलेशन इज, और द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, the degree of relationship is expressed by the coefficient which range from -1 to 1। r को डिनोट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करेंगे स्मॉल r से, ये सबको नजर आ रहा है ना, और इसकी जो वैल्यू होगी वो लाए करेगी आपके पास -1 से +1 के दरमियान। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये मैंने इसलिए बॉक्स में बना दिया है कि इसको डिनोट करेंगे आर से, और इसकी वैल्यू जो है वो किस किस के दरमियान में आ सकती है, -1 से +1 के दरमियान में आएगी। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट -1 आती है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट +1 आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 0 आती है तो इसका मतलब है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स।
ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपके पास ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये इसने और नेक्स्ट जो है वो और इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव रिलेशन की एग्जांपल इसने दी हुई है कि वाटर कंजम्पशन एंड टेम्परेचर। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, अभी ठंड में आप लोग देखेंगे कि हम उस तरह से पानी इतना ज्यादा, या हमें प्यास उस तरह से फील नहीं होती और हम उस तरह से पानी कंज्यूम नहीं करते, है ऐसा कि नहीं है? ठीक है, पानी हम उस तरह से नहीं पीते। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी की ओवरऑल कंजम्पशन जो होती है वो घरों में पीने और इस्तेमाल करने में भी टेम्परेचर जब कम हो जाता है सर्दियों में, वो कम हो जाती है। जब टेम्परेचर गिरता है सर्दियों में, टेम्परेचर गिर जाता है ना। ठीक है, इस्लामाबाद का आप देख लें 1 डिग्री, इसी तरीके से कहीं पर -1 होता है, कहीं पर 5, जबकि गर्मियों में कितना होता है, गर्मियों में 38, 40, 45। ठीक है, बाद जगहों पे इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल है। फिर क्या है, स्टडी टाइम एंड ग्रेड। इसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि जितने घंटे जो बच्चा पढ़ेगा, ज्यादा घंटे पढ़ेगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो कम घंटे पढ़ेगा उसके कम नंबर आएंगे। तो इनका भी पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव का क्या है, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्राइविंग एबिलिटी। ठीक है, जो कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करेगा या कोई भी नशा वो करेगा, ठीक है, तो उससे उसकी जो ड्राइविंग एबिलिटी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अफेक्ट होगी। फिर दूसरी एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस का इफेक्ट जो होता है वो डिमांड पर क्या होता है, इनवर्स होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, यानी प्राइस का इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज। ठीक है, फिर ये इसने आगे भी फर्दर वही और एग्जांपल्स इसने जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देखेंगे, और एग्जांपल्स इसने दी हुई है हाइट की, वेट की। देखिए हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, है ऐसा ना? ठीक है ना? और इसी तरीके से नेगेटिव में इसने फिर प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, ठीक है, उसको और जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे कुछ यही बातें बार बार इसने रिपीट की हुई है। ठीक है, हाँ, ये जो नेक्स्ट ये स्लाइड है, ये जरा गौर से आप लोग इसको देखें। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं, वैसे मैंने अभी बता भी दी है हमेशा। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं बता दूं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा -1 आए, या हमेशा +1 आएगा आर का आंसर, या हमेशा 0 आएगा। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ये 3 जवाब ही आपके आर के हैं। आपका आर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट्स में कुछ और भी आ सकता है, 0.9 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, 0.6 आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा -1 और 1 के दरमियान में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को उसने बताया हुआ कि जब आपका एग्जैक्ट आंसर 1 आ जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज सेड टू बी परफेक्ट एंड पॉजिटिव व्हेन r, या if r is equal to -1, then the correlation between the two variables is said to be perfect and negative, कि उन दोनों में जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट और नेगेटिव होगी। If r is equal to 0, then there exists no linear correlation between the variables। और जब r का आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स कि उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप पाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है किसकी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की। ठीक है, कि आपने जब आपको रिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड आउट करेंगे तो आपने फिर उसके आंसर के बारे में बताना भी है कि ये हमें क्या बता रहा है। ये हमें, अगर उसका आंसर 1 के क्लोज होगा, अब ये तो एग्जैक्टली 1 की बात हुई है ना, लेकिन मैंने कहा है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपका आंसर -1, +1 या 0 ही आए, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया 0.8, तो क्लोज टू 1 है ना 0.8, तो आप कहेंगे कि इसमें हाई कोरिलेशन है। ठीक है, या इसमें इन दोनों में जो है हाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर आंसर इसका -0.8 आए तो इट मींस ये क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, नेगेटिव हाई कोरिलेशन है। तो इस तरीके से आपने, अब ये इसके डिफरेंट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मुख्तलिफ फार्मूले दिए हुए। ठीक है, अब वही ये जो ऊपर बॉक्स में दिया हुआ फार्मूला, ये वाला जरा ज्यादा क्या कहते हैं, द कैरल, द कोफिशिएंट ऑफ, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कैरल पर्सन, ये वाला जो फार्मूला है आपके पास, ये जरा थोड़ा जरा अच्छा है। ठीक है, इसको अगर आप लोग, 1 मिनट मैंने जूम कर लिया। ठीक है,
पहले वाला फार्मूला जो है ना वो अगर आप लोग यूज करें, बाकी भी फार्मूले हैं, बाकी भी इसकी जो नीचे फॉर्म्स दी है ना आर की, आर इज इक्वल टू ये एक्स माइनस एक्स बार वाला, ये सारे के सारे फार्मूले हैं आर के ही हैं और सबसे आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप चाहे ये फर्स्ट वाला यूज करें, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स में लिखा हुआ है मैं इसलिए इसको प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि ये आसान है और इसके लिए कैलकुलेशन या जो कॉलम बनाने पड़ते हैं हमें वो बनाने पड़ते हैं। नीचे जो आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज है, ये डेविएशन वाला जिसमें एक्स माइनस एक्स बार लिखा हुआ है, इसमें जरा थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आपने ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब आगे इसकी जो है वो हम, ये इसने इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इसमें। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आपके पास जो एक्स आर एक्स वाई है और आर वाई एक्स है ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी आपके पास जो भी आर एक्स वाई है, आर वाई एक्स या आर एक्स वाई है, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, यानी सिमेट्रिक होंगे। जैसे रिग्रेशन लाइन तो दोनों अलग अलग थी ना, बी वाई ऑन एक्स वाली अलग रिग्रेशन लाइन थी, बी एक्स ऑन वाई की अलग थी। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो रिग्रेशन सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा ये y ऑन x और x ऑन y के लिए सेम होगा। फिर आपके पास अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं b y ऑन x और b x ऑन y, उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर यही बताया हुआ कि आर एक्स वाई आर यू वी के इक्वल होगा, यानी इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यू वाला मेथड से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और फिर आपके पास नेक्स्ट है कि इसकी वैल्यू लाई करेगी आर की -1 टू +1। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये अच्छे तरीके से आप लोग जहन नशीन कर लें, कभी कभार ये पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखें आप लोग। एक मिनट, इसको हम पूरी आ जाए। ठीक है, हाँ, ये आपको डाटा गिवन है। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो उसने क्या कहा है? कैलकुलेट एंड एनालाइज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड द नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स। स्टडी आवर्स दिए हुए हैं और स्लीपिंग आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ठहरा, मैं बैक स्लाइड करती हूँ, आप लोग फार्मूला नोट कर लें। एक मिनट, फार्मूले ये आपको किताब में मिल जाएंगे, ये फार्मूले तो। ठीक है, ये देख ले, नोट कर ले। और हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जो ये आपके पास होगा, क्या कहते हैं, जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, ये आपके पास 1 से ग्रेटर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका आंसर 1 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने मिस्टेक की है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करेगी। एग्जैक्टली 1 भी हो सकती है, बहुत रेयर केस है, और एग्जैक्टली -1 भी हो सकती है, ये भी बहुत रेयर केस है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि 1 से बड़ी नहीं आ सकती है। ठीक है,
बेसिकली जो आप लोगों को है ना, क्या कहते हैं, स्टैट्स का कोर्स पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है या बेसिक जो मैथ्स का आप लोगों के बीएस सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट डाला गया है, वो इस वजह से डाला गया है कि जब बीएस के बाद आप लोग एमएस करेंगे, एमफिल करेंगे, उसमें होता है आप लोगों का रिसर्च वर्क, ठीक है। तो जब भी रिसर्च की बात आती है तो वहां पर फिर जो डाटा आपके पास होता है किसी भी उसके मुतालिक, तो वहां पर आपने उसको एनालाइज करना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं आपके पास। वहां पर फिर आपको जो है वो बेसिक नॉलेज जो स्टैटिस्टिक्स का है, क्योंकि ये जो रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, जो आपने मीन मीडियन वेरिएंस पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा है, ये सारी की सारी चीजें फिर वहां पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। कि आप लोग जो है वो आप जो है उसको कैसे जो है वो उस अपनी फील्ड का जो डाटा है, ठीक है, उसको कैसे जो है, अब मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों का बीएस उर्दू है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज है, इसमें कोई आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज इसी वजह से दिया जाता है कि आपको अगर आप फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर एमएस या एमफिल, तो वहां पर जब आप रिसर्च वर्क करेंगे तो वहां पर आपको बेसिक नॉलेज आपको हो और आप जो है वो उसको एनालाइज कर सको, ठीक है। अच्छा, अब आगे एग्जांपल आप देख लें। इसमें अब इसने दूसरा फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसी को, आपने अभी फॉर्मूला नोट किया ना आर वाला, उसी फॉर्मूले में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का कॉलम अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने फॉर्मूला दूसरा लगाया है, तो इसलिए इसने आपको यहाँ पर जो है ना वो किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन का, बेशक जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है, वो जिस भी डाटा पे आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। इसमें आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाँ, फिर एक और चीज आ जाती है हमारे पास, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। क्या क्या रिग्रेशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये पहली प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं, जिसमें हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने किया था, ठीक है। अब आपके पास जो है वो, अच्छा, इसमें अब आपके पास जो है वो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसमें क्या आ रही है कि जो आपका आर है, जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर, वो बेसिकली आपका दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। फिर अगर आपके पास बी वाई एक्स पॉजिटिव होगा तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है
वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो दूसरा है वो इट मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है ना, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। तो अगर एक से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो दूसरा 1 से लाजमी छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही इसने दोनों का जो है वो कंपैरिजन बता दिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये मोस्टली आ जाता है। रिग्रेशन इज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, but the correlation need not imply cause and effect relationship between the variables. Understand, it early clearly indicates the cause and effect relationship between the variables. There may be a nonsense correlation between two variables. There is no such thing like nonsense in regression. ठीक है, इन्हें वो ये कह रहा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स का डाटा ले रहे हैं एक सिटी का, और एक नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कैंसर, और एक आप ले रहे हैं नंबर ऑफ या कंजम्पशन ऑफ बनाना का डाटा ले रहे हैं। तो अब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, दोनों में अगर इंक्रीज आ रहा है, तो वो हो सकता है किस वजह से हो, कि उस सिटी की पॉपुलेशन भी बढ़ रही हो। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो फिर इस वजह से जो है वो आपके पास क्या होगा, कि दोनों का जो है वो दोनों में इंक्रीजिंग इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वो मैं आपको वो करवाती हूँ। मैं उसकी स्लाइड जो है वो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका है उसकी स्लाइड अपलोड करने लगी हूँ। 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा।
You are currently the only person in this conference.